Hello dear students, today for class plus 2 Indian Economic Development chapter 1 we will discuss about the growth of modern industry in India before independence. Let us understand this. The very first is lopsided growth of industries. तो क्या था कि इंडिया में जो डेवलपमेंट थी that was confined to cotton and jute mills and coal mines, right? और ये सब डोमिनेट होती थी हमारी किधर महाराष्ट्र एंड गुजरात, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन जो हमारी जूट मिल्स थी वो फॉरेनर्स जो हैं उसको डोमिनेट करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड इन द एरिया ऑफ बंगाल। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of 20th century. That is 1907 में हमारे पास टिस्को, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो इंडिया में लॉन्च हुई। बियॉन्ड दिस शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रोथ रेट पे आए, लेकिन द ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो। सेकेंड इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स जो हैं वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में हम कैपिटल गुड्स बनाएं ताकि हम उनसे ही कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कर पाए। और इवन जो थोड़ा बहुत हम कर भी पा रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला अगर आपको कैपिटल गुड्स चाहिए तो वो भी आप ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जब आपके पास कैपिटल गुड्स ही नहीं है तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या कर पाएंगे, राइट? जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था और जो हमें डिजायर्ड रेट जीडीपी की चाहिए थी वो भी नहीं हुई। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन हमारे पास लिमिटेड था टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि इनफ नहीं था, इट वाजंट एडिक्वेट, राइट? तो हमें जरूरत थी कि पब्लिक सेक्टर और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, राइट? नेक्स्ट हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा सिंस एशियन टाइम्स, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी किस चीज की, कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ की, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉलो करी, जिसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट हुई तीन चीजें, क्या? स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आई रिपीट, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्या हुआ जी, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर एंड जूट, और इंपॉर्टेंट बना फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्टर, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स में भी। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टेगनेंट रही। नेक्स्ट कम्स द मोनोपोली कंट्रोल। ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे। मोर देन हाफ यानी मोर देन 50% जो है फॉरेन ट्रेड होता था ब्रिटेन के साथ, बाकी होता था तीन कंट्रीज के साथ, दैट इज चाइना, सलोन एंड पर्शिया। सलोन को हम आज की डेट में बोलते हैं श्रीलंका और पर्शिया को बोलते हैं ईरान। 1869 में द स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड, इंटेंसिफाइड बाय द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हुई और डायरेक्ट रूट मिला ट्रेड बिटवीन, कहां? इंडिया एंड ब्रिटेन में, थ्रू अफ्रीका। नेक्स्ट कम्स द मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। इंडिया में जितना भी कमर्शियलाइजेशन हुआ या जितना भी एक्सपोर्ट हमारे पास आ रहा था, पैसा आ रहा था या गुड्स थे, वो किस फॉर्म में था? वो था कि जो इंडिया की इनकम डेवलप करे, लेकिन वो सब ड्रेन हो गया। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन, क्लॉथ, केरोसिन, दे वर ऑलरेडी स्कार्सली अवेलेबल, और उसको हमने और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए। तो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे हमने गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदा। हमने क्या किया जी, जो भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जो उनकी स्टैब्लिशमेंट थी, जो वो वॉर लड़ते थे, उनके खर्चों पे उसको लगा दिया गया। या जो भी हम इनविजिबल आइटम्स, ये हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी पढ़ा, लाइक शिपिंग, कम्युनिकेशन, ये जब सब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इस इंपोर्ट था, उस सब के लिए हम इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज करते थे ताकि हम उसके लिए पे कर पाए। ये बेटा स्विस कनाल का इंफॉर्मेशन है। यू कैन पॉज अप द वीडियो एंड रीड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।